हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टेक बजर के इस प्रांगण में। साथियों, आप सभी को मालूम है कि हम जो कर्मानुसार कर रहे हैं, जो लड़ी अनुसार हम कर रहे हैं, हमारे हिंदी मास्टर कैडर से संबंधित हैं एमसीक्यू, जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा जो होने वाली है मास्टर कैडर की, उसके लिए। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है 33 सेट जो है उसको करने जा रहे हैं। डे हमारा 33 है, ठीक है। और इसी के अनुसार ही हम जो है नए क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मास्टर कैडर से संबंधित आप किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो मास्टर कैडर हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, मैथ है, किसी भी तरह से आप जो कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार का जो आपका संदेह है उसको आप दूर कर सकते हैं। बात करते हैं हम मास्टर कैडर हिंदी की। तो साथियों, आप सभी को मालूम है, जैसे कि हमें कुछ बच्चों को क्या है कि कुछ बच्चों ने जो पहले परीक्षाएं दी है मास्टर कैडर की, उनको यह मालूम है कि किस प्रकार के हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। और बार बार ये जो है रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, है ना। जैसे एक बार जो क्वेश्चन आया हमारा 2016 में, वो हमें 17 में या 18 में जो हुआ पेपर हमें देखने को मिला। तो उसी प्रकार से हमें जो है बार बार भी रिपीट होते हैं, हमें उन क्वेश्चनों को भी देखना है। साथ ही साथ हमें क्या है, उनसे संबंधित हमें लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को भी हमें देखना चाहिए, तो हम उनके बारे में भी जो है विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं साथियों आगे। आगे है हमारा, इसीलिए कि हम ये बताना चाहते हैं कि ईटीटी सेकंड पेपर जो है हमारा बैच 2 चल रहा है। उसके लिए आप सभी को मालूम है 5994 जॉब्स जो है आपके लिए हम रख रहे हैं कि लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस आपके लिए रहेंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी रहेगी और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी बखूबी रूप में हो सके। देखो, टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ अगर टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू होते हैं, हमें इनसे ये हमें प्रेरणा मिलती है, हमें ये अंदाजा हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न, नए प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, नए क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें आगे आ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथियों, आप जो है किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन बैच भी ईटीटी का स्टार्ट होने वाला है। अभी 19 अप्रैल से आप जो है ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हम अपना पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है मास्टर कैडर हिंदी से संबंधित हमने एमसीक्यू जो बनाए हैं हमारे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, उनमें से पहला क्वेश्चन प्रथम नंबर क्वेश्चन है। और आपके पास 4 विकल्प हैं, हमने बताना है कि 4 विकल्प में से सही आंसर हमारा कौन सा है, ठीक है। पहला हमारा है भारतेंदु, ए ऑप्शन में है। बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो न्यारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया है, यह हमने बताना है। और 4 विकल्प आपने देखे कि किस प्रकार के 4 विकल्प हमें देखने को मिले। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो है, उन्होंने नारी समस्या को, कि नारी जो है उसकी किस प्रकार की समाज में समस्याओं को झेलना पड़ता है, किस प्रकार की जो है दुर्वृत्तियों से उन्होंने जो है निकलना पड़ता है, तो वो सभी प्रकार की जो समस्याएं नारी जो झेलती है, उनका वर्णन जो है नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों में बखूबी रूप में किया है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहलाता है? जो रंगमंच के पीछे का जो भाग होता है, यानी कि स्टेज जब हम जिस पर जो है नाटक खेला जाता है, रंगमंच, उसके जो पीछे का भाग होता है उसे क्या कहकर पुकारा जाता है? ए रंगशाला, बी रंगपीठ, सी नेपथ्य, डी रंग शीर्षर। तो रंगमंच के पीछे का भाग वो क्या कहलाता है? नेपथ्य। तो उसे नेपथ्य कहा जाता है। तो नाटक से संबंधित है रंगमंच, ठीक है। और रंगमंच के अधीन ही नाटक जो है खेला जाता है, जो नाटक है वो दर्शाया जाता है।
ठीक है, और नाटक के माध्यम से समाज को एक सही दिशा, सही प्रेरणा देने का कार्य किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, कि रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहलाता है, नेपथ्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सी रचना गीति नाट्य है? अब हमने बताना है कि कौन सी रचना जो है वो गीति नाट्य मानी जाती है। गीति नाट्य कौन सी है? ए ऑप्शन में हमारे पास है एक घूंट, बी करुणालय, सी विशाख, डी कामना। तो इनमें से कौन सी रचना गीति नाट्य है? करुणालय। तो करुणालय जो है जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो करुणालय जयशंकर प्रसाद का है, और करुणालय जो है वो 1912 में रचित है, सॉरी 1912 में रचित है करुणालय, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं। भारतेंदु जी की कौन सी नाट्य रचना प्रहसन के अंतर्गत आती है? कौन सी रचना है भारतेंदु जी की जो कि प्रहसन के अंतर्गत परिगणित की जाती है? वो कौन सी है? ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी अंधेर नगरी, डी प्रेम जोगनी। तो कौन सी है जो कि एक प्रहसन के अंतर्गत आती है, यानी कि प्रहसन माना गया है, वो कौन सी है? तो वो है हमारी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो है वो प्रहसन के अंतर्गत मानी जाती है भारतेंदु जी की। और भारतेंदु जी जो है वो 1850 से 1885 तक जो है जीवित रहे, और इनका जो है जन्म काल जो है, जन्म इनका हुआ और मृत्यु इनकी 1885 में हुई। मात्र 35 वर्ष, मात्र 35 वर्ष ये जीवित रहे थे, ठीक है। तो मात्र 35 वर्ष ये जीवित रहे थे भारतेंदु जी। और अगर भारतेंदु काल पूछ लिया जाए तो वो 1850 से 1900 तक है। उसके बाद जो है 1900 में द्विवेदी युग आ जाता है। तो हमारा अभी क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन जो हमारा हमसे पूछा गया है उसके हिसाब से हमारा सही आंसर जो है वो सी है, अंधेर नगरी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु का संबंध है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसकी कथा वस्तु जो है उसका संबंध किससे है? ए बौद्ध काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल, डी कुषाण काल। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो कथा वस्तु है उसका संबंध किससे है? गुप्त काल से। गुप्त काल से इससे संबंध माना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, बिल्कुल सही आंसर है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु का संबंध गुप्त काल है। सी ऑप्शन ठीक आंसर है बिल्कुल। इन नाटकों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन दिए कोड से कीजिए। यानी कि कहने का भाव यह है कि हमने करना क्या है कि एक और तो हमारे नाटक है, दूसरी ओर हमारे नाटककार है जिन्होंने ये नाटक लिखे हैं। हमने क्या करना है, सही नाटक को सही नाटककार के साथ जो है इनका मिलान करना है, ठीक है। तो आठवां सर्ग जो है वो किसका नाटक है? तो आठवां सर्ग आप सभी को मालूम है कि आठवां सर्ग जो है वो सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक माना जाता है आठवां सर्ग। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, सॉरी सुरेंद्र वर्मा ये रहा हमारा, ठीक है। मिस्टर अभिमन्यु, तो मिस्टर अभिमन्यु जो है वो किसके द्वारा नाटक है? तो अगला हमारा है तिलचिट्टा, तो ये मुद्रा राक्षस का है, हमारा सी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और अगला है बकरी। बकरी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, तो हमारा यहां पर डी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारा है मिस्टर अभिमन्यु जो कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, हमारा यहां पर बी आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले देखा आठवां सर्ग ए, ठीक है। और दूसरा हमारा है
मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल। तीसरा हमारा है तिलचिट्टा जो कि मुर्दा राक्षस का है। चौथा हमारा है डी बकरी जो कि सुरेश दयाल सक्सेना का है। तो ये हमारा सही आंसर है। इसमें बच्चों क्या है कि थोड़ा सा ना विकल्प जो है सही नहीं है, तो आप जो है यहां से आप देख लीजिएगा, यहां बिल्कुल सही है। मिलान आठवां सरग सुरेंद्र वर्मा, मैं इसको ऐसे मिलान भी कर देता हूं। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, तिलचिट्टा मुर्दा राक्षस और बकरी सुरेश दयाल सक्सेना। तो इस प्रकार से ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हमने सही विकल्प जो है उसका चयन करना है। तो कौन सा है सही विकल्प? देखो, राजमुकुट। राजमुकुट किसका नाटक है? राजमुकुट। तो राजमुकुट जो नाटक है वो किसके द्वारा रचित है? तो राजमुकुट नील देवी, शारदीय, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो है वो किसका नाटक है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, राजमुकुट गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। नील देवी, नील देवी भारतेंदु जी का नाटक है। शारदिया, शारदिया जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। देखिए, राजमुकुट, राजमुकुट गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, नील देवी, नील देवी भारतेंदु जी। शारदीय, शारदीय जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है। तो हमारा सही आंसर आपको मिल चुका है, हमने मिलान कर दिया है। आगे चलते हैं। इनमें से बकरी नाटक के रचिता हैं। बकरी नाटक जो है वो किसके द्वारा रचित माना जाता है? तो बकरी नाटक किसके द्वारा रचित है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी सेठ गोविंद दास। तो बकरी नाटक किसके द्वारा रचित है? तो बकरी नाटक जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बकरी इनका जो है काफी महत्वपूर्ण नाटक है, काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनका, काफी फेमस कह सकते हैं हम, बहुत अधिक प्रसिद्ध नाटक है बकरी इनका, सुरेश्वर दयाल सक्सेना जी का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? आधे अधूरे जो है उसका जो मूल उद्देश्य कह लीजिए या मूल प्रतिपाद्य कह लीजिए, उसका क्या है ना? क्या कहना चाहता है मोहन राकेश अपने इस आधे अधूरे नाटक के माध्यम से, हमने ये बताना है। ए ऑप्शन में हमारे पास है हीनता का बोध करवाता है आधे अधूरे, बी मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति का चित्रण करवाता है, सी अधूरेपन का दश है, डी पारिवारिक तनाव है। तो आधे अधूरे नाटक का प्रतिपाद्य जो है वो क्या है? मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति का चित्र। तो आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है। मोहन राकेश जी का नाटक है आधे अधूरे। और इसी के साथ साथ इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1969 है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष जो है इसका वो 1969 है। और इसमें मुख्य पात्र जो है वो महेंद्र नाथ है। ठीक है, पात्रा जो है इसकी नायिका जो है वो सावित्री है जो कि महेंद्र नाथ की पत्नी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य वर्गीय जो परिवार है उसकी विसंगति का चित्रण किया गया है। सावित्री जो है वो सोचती है कि जो अलग अलग पुरुष के वो संपर्क में आती है वो सोचती है कि ये अच्छा है, ये नहीं ये अच्छा है, लेकिन अंत में वो पाती है कि सभी के सभी मर्द जो हैं वो आधे अधूरे हैं, है ना? तो इसी तरह इस परिवार में जो है, हमारे जो आधुनिक परिवार में है, हमें ऐसी कहानियां बहुत सी देखने को मिलती है। नाटक के माध्यम से उन्होंने आधुनिक परिवार जो है उसका एक चित्र खींचा है।
मोहन राकेश जी ने वो बताना चाहते हैं कि आजकल का जो परिवार है, आधुनिक परिवार, उसमें क्या होता है कि पत्नी जो है पति का विश्वास नहीं करती है, जो पति है वो पत्नी पर विश्वास नहीं करता, बच्चे जो है अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनकी कही बात को नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वो विघटन की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। परिवार में जो है विसंगतियां फैली हुई है, अधूरा परिवार है। तो ये सब जो आधुनिक समाज में अब चल रहा है उसका खाका बाका जो है आधे अधूरे में मोहन राकेश जी ने खींचा है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं जी आगे। आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? वही बात मैंने आपको अभी बताई थी। मैंने आपको सॉरी, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, उसमें मैंने इनके पात्रों के बारे में भी बताया, साथ ही साथ पूरी कहानी के बारे में आपको बताया कि शॉर्ट में कि क्या कहना चाहता है मोहन राकेश अपने इस नाटक के माध्यम से। तो आधे अधूरे नाटक की जो नायिका है, ए ऑप्शन में है हमारे पास शीला, बी सुनंदा, सी मलिका, डी सावित्री। तो सावित्री जो है इसकी मुख्य नायिका है। सावित्री के इर्द गिर्द पूरा नाटक घूमता है। सावित्री के माध्यम से वो नारी, आधुनिक नारी की मनोदशा का वर्णन करते हैं मोहन राकेश जी। सावित्री के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि आधुनिक नारी जो है वो किस प्रकार से विचलित है, किस प्रकार से उसमें विसंगतियां हैं, किस प्रकार से वो जो है अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने में तत्पर रहती है, किस प्रकार से वो अलग अलग पुरुषों के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहती है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आधे अधूरे नाटक की जो नायिका है वो सावित्री है। ठीक है, चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, आधे अधूरे नाटक में किस दर्शन की झलक है? तो जो आधे अधूरे नाटक है उसमें हमें किस प्रकार की जो है झलक देखने को मिलती है? ए द्वैतवादी, बी अद्वैतवादी, सी प्रगतिवादी, डी अस्तित्ववादी। देखो, आधे अधूरे नाटक हमने देखा, मैंने आपको सॉरी, मैंने आपको इसके बारे में शॉर्ट में बताया, बहुत कम संक्षिप्त में बताया कि क्या नारी किस प्रकार की है, भी मतलब पात्रा किस प्रकार की है, पात्र जो है वो क्या चाहते हैं, जो बच्चे हैं इस नाटक में वो क्या चाहते हैं अपने माता पिता से, उनके किस प्रकार के संबंध है अपने माता पिता से। तो सभी को हम अगर देखें, पूरा अपना जो है अनुमान लगाए, तो हमें यह देखने को मिलता है कि सारे परिवार में जो है एक अस्तित्ववादी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चे जो करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें कोई रोके ना, है ना, वो अपनी जिंदगी जिए, अपने बारे में सोचे, है ना, अपना जो कुछ करना चाहे उन्हें कोई रोक टोक ना हो। उसी तरह से जो बच्चों की मां है सावित्री, वो भी ये सोचती है कि हां, कि मुझे मेरी आकांक्षाएं जो है, मेरी जो इच्छाएं हैं वो मैं पूरी करूं। यानी कि हर जो पात्र है वो अपने बारे में सोच रहा है आधे अधूरे नाटक में। तो कहीं ना कहीं हमें जो दर्शन की झलक मिली है वो अस्तित्ववादी की मिली है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ साथियों, आप अगर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने बड़ा ही आसान सा काम करना है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपना नेम जो है, अपना नाम टाइप करना है, फिर अपने पेपर यानी कि हिंदी मास्टर कैडर, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपने हिंदी मास्टर कैडर को टाइप करना है। अगर आप पंजाबी से हैं, मैथ है, अगर आपके पास इंग्लिश है, अगर कोई भी पेपर की आप कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसको आपने टाइप करना है। फिर आपने सिटी यानी कि अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से संबंधित है तो अपने गांव का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। फिर आपने मेल फीमेल जेंडर को टाइप करना है। तत्पश्चात आपने सब ये टाइप कर कर आपने जो है स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आपने हमें मैसेज कर देना है और आप घर बैठे ही बड़े ही आसानी के साथ एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और जो है भरपूर जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आप किसी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको जो नंबर दिखलाई दे रहे स्क्रीन पर, इन नंबरों के माध्यम से आप सभी प्रकार की जो जानकारी हासिल कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की शंका है तो। ठीक है, इसी के साथ साथियों, आप सभी को यह बतला दें कि इंग्लिश मास्टर कैडर, पंजाबी मास्टर कैडर, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी,
आर्ट एंड क्राफ्ट, पीटीआई, हिंदी मास्टर कैडर के लिए ऑनलाइन कोचिंग जो है आप हमसे ले सकते हैं, हमारे टैट बजर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आपके लिए हम जो है लाइव क्लासें रखेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासें आपके लिए होंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी आपको करवाई जाएगी, साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बखूबी रूप में हो सके। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है, ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप जो है किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और टैट बजर प्लेटफॉर्म को आप जो है डाउनलोड कर जो है हमारा फ्री डेमो भी देख सकते हैं, फिर आप निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, आप PS टैट 1, टैट 2 और एनटीटी मास्टर मिस्टर कैडर, पीटीआई पी, ट्रिपल एस बी, पीसीपीएल, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग कंप्लीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म को अपना सकते हैं और अपनी भरपूर जोर तैयारी अपनी आप कर सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? अपने हमने बताना है कि कौन सा जो निबंधकार है वो भारतेंदु युग से संबंध रखता है। तो कौन सा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी धर्मवीर भारती, डी जयशंकर प्रसाद। तो कौन सा है? बी ऑप्शन, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। लेवी प्रणाम लेवी निबंध के लेखक कौन है? लेवी प्रणाम लेवी निबंध के लेखक कौन है? ए भारतेंदु बाबू हरिचंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राधाचरण गोस्वामी। तो क्या होगा हमारा? प्रताप नारायण मिश्र। तो बी ऑप्शन, सॉरी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? शिव शंभू का चिट्ठा। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी राय कृष्ण दास, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बाल मुकुंद गुप्त जो है शिव शंभू का चिट्ठा निबंधों का संकलन किया। भो, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है? भो, पेट, नाक, दांत आदि निबंधों के लेखक कौन है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बी धर्मवीर भारती, सी बाल कृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो भो, पेट, दांत, नाक आदि पर जो निबंध लिखे वो हमारे भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र जी ने निबंध लिखे थे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित सूचियों को उनके सही कोड को साथ मिलाएं। ठीक है, तो सही कोड को हमने जो है मिलाना है। तो क्या है हमारा? बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु। तो बादल की मृत्यु किसके द्वारा रचित माना गया है? तो बादल की मृत्यु किसका है? तो बादल की मृत्यु है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ठीक है, फिर आता है हमारा नीली झील। तो नीली झील जो है वो किसके द्वारा रचित है? नीली झील। ठीक है, अगला हमारा है अंधी गली। अंधी गली किसके द्वारा रचित है? तो अंधी गली किसके द्वारा रचित है? तो अंधी गली जो है हमारा किसके द्वारा रचित है? अंधी गली। तो ये हमारा जो है नीली झील, अंधी गली, बहू की विदा, तो ये हमारा जो है उपेंद्र नाथ अशक के द्वारा रचित है। ठीक है, नीली झील। नीली झील किसके द्वारा रचित है? तो नीली झील जो है वो विष्णु पर सॉरी राम कुमार धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। बहू की विदा। बहू की विदा किसके द्वारा रचित है? तो बहू की विदा है विनोद रस्तोगी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारत वर्षणोत्ति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? भारत वर्षणोत्ति कैसे हो सकती है, यह निबंध किसके द्वारा
लिखित है? ए बाल कृष्ण भट्ट, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतोन्नति उन्नति कैसे हो सकती है? तो ये लिखा था भारतेंदु जी ने। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मनन द्विवेदी, डी पंडित राम गुलाम द्विवेदी। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। और द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1920 तक है। ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में, आपने देखा कि नाटक को हमने नाटककार के साथ जो है सुमेलित करना है। तो हमारा पहला है कबीरा खड़ा बाजार में। तो ये किसके द्वारा रचित है? कबीरा खड़ा बाजार में। तो कबीरा खड़ा बाजार में ये है हमारा विषम साहनी जी का। ठीक है, विषम साहनी जी का है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, फिर आता है हमारा दशवां वेद लक्ष्मी नारायण मिश्र। नया समाज, तो ये उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? वेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो ए वेकन जी द्वारा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु, डी आचार्य शुक्ल। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? अब हमने बताना है कि कौन सा जो है निबंधकार जो है वो द्विवेदी युग यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग का है। ए माधव प्रसाद मिश्र, बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी अध्यापक पूरन सिंह, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा है जो कि द्विवेदी युग से संबंधित है? तो वो है डी ऑप्शन में हमारे पास सभी के सभी। सॉरी। कछुआ धर्म के लेखक कौन है? ए अध्यापक पूरन सिंह, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी पदम सिंह शर्मा। तो कछुआ धर्म जो है वो किसके द्वारा रचित है? वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है। तो उसने कहा था इनकी 1915 में बहुत अधिक प्रसिद्ध कहानी है जो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी हिंदी जगत में प्रसिद्ध है और काफी नाम कमाया है इन्होंने। उसने कहा कहानी के माध्यम से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन हैं? ए श्याम सुंदर दास, बी पूर्णानंद, सी माधव प्रसाद मिश्र, डी अध्यापक पूरन सिंह। तो अध्यापक पूरन सिंह जी का है कन्यादान पवित्रता आदि जो है अध्यापक पूरन सिंह जी के निबंध माने जाते हैं। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखक सूचियों को स्मित कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो हमारे निबंध हैं उनको हमने निबंधकारों के साथ जो है मिलाप करना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अंग्रेज स्त्रोत, तो ये तो है भारतेंदु हरिचंद्र जी का। दांत ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। माग का माग का माग का महाकवि माग का प्रवाद वर्ण, तो ये किसका है? महाकवि माग का प्रवाद वर्ण ये किसके द्वारा रचित माना गया है? तो ये किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। क्रोध, तो क्रोध किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? ए चंद्रशर्मा गुलेरी, बी माधव प्रसाद मिश्र, सी विष्णु प्रभाकर, डी
महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसके द्वारा रचित है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जी द्वारा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये साथियों हमारा था सेट 33, ठीक है, जो कि लास्ट प्रश्न हमने किया। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध के संकलन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। इसी के साथ साथियों आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। साथ ही साथ साथियों अधिक से अधिक जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक लेक्चर को जो है लाइक कीजिए और अपने मित्र गणों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो है आपके मित्र भी जो है इसका फायदा उठा सके और वो भी कुछ जो है लेक्चर के माध्यम से ज्ञान हासिल कर सके, हिंदी साहित्य से संबंधित है जो, ठीक है। इसी के साथ साथियों हम मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा नया सेट होगा 34 का, ठीक है। उसमें हम मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। आशा करता हूं आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आगे जो है हम ऐसे ही जो है लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके, ठीक है। अब मेरे को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।